जो हमारे ऑडियंस है वो अगर फिल्म देखेगी तो उसमें क्या चेंजेस आएगा और उसमें से उनको क्या सीखने को मिलेगा? बेसिकली ये मूवी नारियों पे बेस्ड है, हमारी जो भारत देश की नारियां हैं। तो अगर हमारे देश की जितनी नारियां हैं, हमारे कच्छ में जितनी गर्ल्स है, जितनी भी वुमेन जितनी भी रहती है ऑल इंडिया में जितनी ऑल इंडिया में जितनी, अगर वो ये अगर फिल्म देखे तो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। पूरे गुजरात की लगभग फर्स्ट ये मूवी रहेगी जिसके अंदर पुलिस वाले ने खुद ने एक्टिंग की है। तो अभी मैंने आपका हाल ही में मैंने आपका वीडियो देखा था, चार्ली चैपलिन का आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उसमें आपका रोल क्या रहा था? हिरन भाई हमारे आदिपुर में चार्ली चैपलिन का जन्मदिन काफी सालों से, अभी इस साल हमने मनाया, वो था 136 बर्थडे ऑफ चार्ली चैपलिन। ओके। अशोक भाई आसवानी जी, डॉक्टर अशोक आसवानी जी हमारे आदिपुर में थे। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उनका नाम आता है, द इंडियन चार्ली करके उनका नाम है। डॉक्टर अशोक आसवानी जी फ्रॉम आदिपुर गुजरात। और आपने बताया कि सिंधी सदाबहार चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके बारे में बताइए। हिरन भाई सिंधी सदाबहार चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे यहाँ पे आदिपुर के अंदर, आदिपुर गांधीधाम के अंदर लगभग 25 से ज्यादा सालों से काम कर रही है। ओके। उसके प्रेरणा स्रोत श्री रोशन भाई गोगलानी जी, ओके, प्रमुख श्री एसवी गोगलानी जी, वो काफी हद तक अच्छा काम करते आए हैं और हमेशा सिंधी समाज के लिए वो काफी काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। आज के हमारे खास पॉडकास्ट में खास मेहमान आए हैं जो कच्छ से आए हैं अपनी फिल्म नारी शक्ति का प्रमोशन करने के लिए। हमारे साथ है कुणाल भाई एंड नहार भाई। जो कुणाल भाई है वो बीजेपी भाजपा में कार्यकर्ता है, वो हमारे कास्टिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जो नहार भाई है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि ये फिल्म बनाने का आपको विचार कहाँ से आया? हिरन भाई हमारे जो मूवी के डायरेक्टर है और मेरे तो खास मित्र श्री वेद भाई सोनी थे। ओके। उनके साथ मैं पहले भी काफी काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। हम लोग थिएटर्स, उसके अलावा मूवीज, हम लोग काम कर चुके हैं ऑलरेडी साथ में। ये वेद भाई सोनी जी का पहला प्रोजेक्ट है और ये स्क्रिप्ट भी उन्हीं ने लिखी है। तो जैसे कि फिल्म में जो फिल्म है, हमने उसका प्रोमो देखा, बहुत ही अच्छा था। जिसके प्रोमो में दिखा रहे कि सब कैसे अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है नारी शक्ति, नारियों के बारे में, जो हमारी नारी सशक्तिकरण है, जो नारियों पे अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए आप एक आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए मूवी है बहुत अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप इतनी छोटी सी उम्र में पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? हिरन भाई, हमारे भारत देश की डेमोक्रेसी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उसी के साथ पहले की जो सरकारों ने काम किया, हमने उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ओके। पर अभी वर्तमान सरकार जो, अभी तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को 11 साल कंप्लीट हुआ, अभी हमारा 11 साल 22 साल ऐसा करके एक अभी अभियान भी चल रहा है। तो उसी के साथ श्री नरेंद्र भाई मोदी जी युवाओं को आगे ला रहे हैं। आप देखेंगे श्री चिराग भाई पासवान जी, तेजस्वी सूर्या जी, ऐसे अनेक, आप ही के डीसा के एमएलए श्री प्रवीण भाई माली जी, वो भी युवा अवस्था में एमएलए बने। ओके। तो उसी के साथ बस यही ऐसे ही एक समय था, मैं एक बार मूवी देख रहा था, मैं बहुत छोटा था, 5th-6th स्टैंडर्ड में मैं था, 2015-16 की बात है। तभी मैं मूवी देख रहा था नायक द रियल हीरो। ओके। और उसी के बाद अचानक मन में हुआ कि भाई, और उसमें परेश रावल जी का एक डायलॉग है कि गटर में उतर के उसको साफ करने की जो क्षमता रखता है वो असली पॉलिटिशियन है। सब बोलते पॉलिटिक्स गटर है, पॉलिटिक्स गटर है, भाई बहुत खराब चीज है, उसका नहीं जाना चाहिए। पर जब तक कोई उतरेगा नहीं तब तक साफ कैसे होगा? उन्होंने साथ में ये भी बोला कि महात्मा गांधी जी जो थे, तो वो जब तक अगर उतरते ही नहीं मैदान में तो हमारा देश आजाद कैसे होगा? तो वो जो डायलॉग था वो मेरे को हृदय में इतना लगा कि मैंने विचार किया कि अब कि इस देश के लिए अगर कुछ करना है तो पॉलिटिक्स मुझे उस समय अच्छा रास्ता लगा।
क्योंकि अभी न्यू न्यू माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार भी आई थी, तभी मुझे वो एक अच्छा रास्ता लगा। ओके ना, तो नाहर भाई आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं कच्छ से, अंजार कच्छ। अच्छा, और आप इस मूवी में कैसे है, आप आपकी स्टोरी कैसे रही कि आप इस मूवी में एंटर हुए? एक्चुअली जो हमारे फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है कुणाल भाई आचार्य, ओके, इनको मालूम है कि मतलब एक्टिंग में मेरा बहुत फार मतलब अच्छा रोल रहा है अच्छा मतलब है, एक्टिंग करता हूँ, इसको मालूम है। तो इसका बोला एक दिन शाम को कि भाई तेरे लिए एक विलन का रोल है, करेगा? ओके मैं बोला ठीक है, विलन का रोल किसको नहीं पसंद होता, करेंगे। तो मैं इसको हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में इसने बोला कि भाई रेपिस्ट का रोल है। ओके तो मैं बोला भाई इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर मैंने मेरे घर वालों से डिस्कस किया, मेरे फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने भी बोला कि तेरी फर्स्ट मूवी है तो तेरे को ट्राई करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि चल ठीक है, करते हैं। ओके चलो, तो मूवी में जो आपने जो भी काम किया उसमें बहुत मजा आया आपको? हाँ बहुत मजा है। और आपको क्या लगता है कि मूवी अगर जब रिलीज होगी, ठीक है, कब रिलीज होगी पहले सबसे पहले तो? ये होगी 15 जून। 15 जून को? 15 जून पर हमारा प्रीमियर शो अंजार के लोहाना महाजन समाजवाड़ी में ओके। हमारा प्रीमियर शो रखा गया है। ओके उसमें लगभग दिन में 8 शो पूरे दिन में चलेंगे। ओके और उसमें शाम के समय हम लोग ने खास एक कार्यक्रम रखा है जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी मित्र आएंगे, उसी के साथ आगेवान पूरे सब समाजों के, उसी के साथ मीडिया के हमारे मित्र जिन्होंने हमें मूवी का प्रमोशन करने में ऑलरेडी बहुत हेल्प की, और बाकी भी मीडिया के मित्र आएंगे। ओके, तो ये लोग ये फिल्म देखेंगे, उसके बाद लोगों के हावों में क्या चेंजेस आएंगे? फिल्म देखने के बाद उनमें क्या चेंजेस आएगा? जो हमारी ऑडियंस है वो अगर फिल्म देखेगी तो उसमें क्या चेंजेस आएगा और उसमें से उनको क्या सीखने को मिलेगा? बेसिकली ये मूवी नारियों पे बेस्ड है, हमारी जो भारत देश की नारियां हैं। तो अगर हमारे देश की जितनी नारियां हैं, हमारे कच्छ में जितनी गर्ल्स है, जितनी भी वुमेन जितनी भी रहती है ऑल इंडिया में जितनी ऑल इंडिया में जितनी, अगर वो ये अगर फिल्म देखे तो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। उनको अपना खुद का डिफेंस कैसे करना है, भारत की संस्कृति से कैसे जुड़े रहना है, वो सब इसमें दिखाया गया है। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी उनको। ओके, तो जैसे कि फिल्म नारी शक्ति बनाने की प्रेरणा किसको आई, कहाँ से आई और कैसे आई? हिरन भाई, फिल्म नारी शक्ति, इसका कॉन्सेप्ट एक दिन मुझे याद है जनवरी में शाम के समय में अपने घर पे बैठा था। तो 2025 या 2024? 2025। ओके। जनवरी 2025 की शाम को मैं अपने घर पे बैठा था। उस दिन मुझे मिड था, जनवरी का मिड था, 15-16 तारीख के आजू बाजू था। ओके। तभी मुझे वेद भाई सोनी का कॉल आया, कुणाल भाई के हमको नारी शक्ति करके मूवी बनानी है। उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुनाई कॉल पे, और मैं अभी आप सभी देखिए वो मूवी, मैं रिवील नहीं करना चाहता, पर वो जो उन्होंने सोचा है वो बकायदा हर एक लड़की को, समाज की हर एक लड़की को, खास करके विमेंस को देखना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस हम कैसे कर सकते हैं लीगली वे पर। कई बार क्या होता है कि सेल्फ डिफेंस के चक्कर में केस हो जाते हैं, तो फिर वो केस काफी लंबे चलते हैं, लड़कियों के ऊपर भी आरोप लगते हैं। तो वेद भाई सोनी जी ने खास मेन यही विचार किया कि लीगली वे पर लड़कियां हमारा खुद का सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। और दूसरी मेन बात कि लड़के जो अपने मौत शौक के लिए ये सब दुष्कृत्य ये सब जो करते हैं, तो उनको हमारी माननीय सरकार श्री उनको कैसे ट्रीट करती है, वो उस मूवी में ढंग से दिखाया गया है। ढंग से दिखाया गया है। ओके, तो जो भी घटना दर्शाई है उसके लिए कोई रिसर्च किया या फिर उसके कोई खास केस से रिलेटेड है? हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था मैंने और जो डायरेक्टर है वेद सोनी। ओके। वो हमने बैठ के एक बार कैफे में बैठे थे, मेरे को आज भी याद है। न्यूज आप देखती होंगे, न्यूज में बहुत सारे अभी रिसेंटली कोलकाता का रेप केस हुआ, तो उसी को लेकर उसी के बेस पे हमने एक मूवी बनाई है, जिसमें मतलब हमने मूवी में दिखाया भी है कि कोलकाता में क्या हुआ, कैसे रेप हुआ, कितने कैंडल मार्च निकले, सब कैसे हुआ, सब हमने रिसर्च किया, फिर उसके ऊपर एक मूवी बनाई ये वाली। ओके, तो जब आपने ये सब्जेक्ट पसंद किया रेपिस्ट का, और जो भी आपकी मूवी है नारी शक्ति, उसका क्लाइमेक्स का जो भी है, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या रहा
शुरुआती में? चैलेंज तो भाई आपको ये बताएंगे, मेरे ऊपर ही हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे से पता भाई। भी बताएंगे, हाँ। बताइए क्या चैलेंज रहा सबसे पहले? पहले ही दिन पर हम लोग हमारे आदिपुर में जगह है गजवानी कॉलेज। ओके। गजवानी कॉलेज के बाद जो रोड आता है, हम लोग वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे। फर्स्ट डे ऑफ शूट। फर्स्ट डे शूट। ओके। मैंने नाहर भाई को मैंने पूछा कि भाई परमिशन ले ली? हाँ। बोले हाँ परमिशन ले ली है। अब किसकी ली है परमिशन वो नहीं पता है। ओके। बोले गजवानी कॉलेज से परमिशन ले ली है। ओके। तो हम लोग शूट कर रहे थे सब। वेद भाई खुद डायरेक्टर होने के बाद शूटिंग वेद भाई ने खुद की है। ओके। तो ट्राइपॉड वगैरह सब हम लोग ने लगाया, फिर वो लेके और शूट हम लोग ने चालू किया। हाँ। तो इतने में वहां से पीसीआर निकली। ओके। बोले भाई आप બધું શું ચાલે છે? हाँ। हम बोले कि साहब हमें शूटिंग करके हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। ओके। तो बोले कि आनी तुम परमिशन लीजिए, जिसकी परमिशन ली है तुमने? तो हमने कहा नहीं साहब हम लोग ने कॉलेज से परमिशन ले ली है। तो बोले वो ये रोड थोड़ी कॉलेज के अंदर आते है, तुम लोग कॉलेज की परमिशन लेते हो। हाँ। ओके। तो ये हमारा सबसे पहला एक बड़ा टास्क था। तो पहले दिन की शूटिंग तो हमको उसी दिन एंड करनी पड़ी। मेन चीज तो ये जितनी भी कास्ट है हमारी मूवी की, हाँ। सबको मुझे पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता था। ओके। तो जो गाड़ी है मतलब मेरी थार, उसकी वजह से थोड़े ज्यादा सीन क्रिएट हुए थे। हाँ। सबको मतलब ले क्या से ग्रेड होता है इसका मतलब? तो थोड़ा बताइए क्या से ग्रेड होता है? बताएंगे। नाहर भाई जिनकी कार लेके घूमते थे, तो वो हमारे शहर के काफी जाने माने व्यक्ति हैं। हाँ। और पुलिस से उनकी थोड़ी अच्छी नहीं बनती। ओके। तो पुलिस खास करके इसीलिए आई थी क्योंकि उन्होंने वो कार गाड़ी देख ली थी। अच्छा। ओके। तो नाहर भाई की उस दिन गाड़ी खराब थी या क्या था, उन्हीं को गाड़ी मालूम। खराब थी। तो उस दिन वो उनके फ्रेंड की कार लेके आए थे। तो उनके जो फ्रेंड जिनकी कार थी, तो उनका थोड़ा पुलिस से नहीं बनते और पुलिस को उनकी कार ध्यान में थी। तो इसीलिए खास करके मेन तो पुलिस इसीलिए आई उनकी थी। नजर सीधा कार पे थी, उनको शूटिंग करो नहीं करो उससे मतलब नहीं था, ओके। उनको कार से मेन मतलब था। ठीक है, चलो ये तो कॉमन चैलेंज है और ये होता है सब जगह होता है। चलो ठीक मतलब है। फर्स्ट डे हमारा शूट कैंसिल हो गया था। ओके। और सेकंड डे आपने शूट हाँ। किया? अच्छा। फर्स्ट डे फिर परमिशन लेके लेके किया? जाके परमिशन ली हमने। ओके। ओके। तो फिल्म नारी शक्ति आपकी जो फिल्म है उनको देखने के बाद समाज में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर आपका क्या मानना है? समाज में अगर भगवान करे फिल्म चल गई, अगर लोग आए मूवी देखने हमारी, तो अगर सारे देखते, पूरी फैमिली देखती है, तो अगर हम मेल साइड देखने जाए तो मेल साइड की तरफ से लड़कियों को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। उनकी जो सोच है, मेंटालिटी है, वो खत्म हो जाएगी। और लड़कियों के साइड अगर देखने जाए तो उनको अपनी संस्कृति से कैसे जुड़े रहना है, कैसे लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी है, क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, क्या सेफ्टी तुम्हें रखनी चाहिए, वो सब इसमें दिखाया गया है। तो यही सब बदलाव समाज में आ सकता है। ओके। तो अभी जो जो इनकी जो मेन कैरेक्टर, जो इनकी हीरोइन आपकी फिल्म की, ठीक है, वो गर्ल है, तो ठीक है। हाँ। तो उनको कैसे मेंटली उनको स्टेबल किया गया कि आपको ये रोल करना है, ठीक है, और उन्होंने कैसे उस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से निभाया? हमारी मूवी की जो लीड एक्ट्रेस हैं साक्षी तिवारी, ओके। तो हमने जब भी उनको ये रोल दिया और उनको बताया, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट एग्री किया। ओके। सबसे पहले तो उन्होंने ऑन द स्पॉट एग्री किया, बोले कि हाँ मैं ये रोल करूंगी। दूसरी बात कि उनको हम लोग ने कैसे तैयार किया, तो साक्षी तिवारी जी ऑलरेडी काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट मेंटली उनको तैयार करने में नाहर भाई ने बहुत हेल्प की। नाहर भाई की ऑलरेडी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ओके। एक्टिंग बहुत अच्छी। नाहर भाई तो ऑलराउंडर आदमी है, उनका म्यूजिक में काफी अच्छा है। मूवी के अंदर म्यूजिक में उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है। पर मेन बात ये कि नाहर भाई ने उनको मेंटली इतना बताया कि देख साक्षी कि उनको लड़कियों को इतना टॉर्चर किया जाता है, जब भी रेप होता है भाई लड़कियों को इतना सताया जाता है। तो उनके अंदर फिर धीरे धीरे करके वो कैरेक्टर बैठा, और उसके बाद आप लिटरली उस मूवी के अंदर देखिए और उनके जैसे आंसू निकल रहे, वो सब जो सीन है आप देखिए, एक एक सीन देखने जैसे। और जो साक्षी जी की एक्टिंग है ना, माइंड ब्लोइंग।
बहुत अच्छी। ओके, तो इसमें इस फिल्म में कोई ऐसा कोई कैरेक्टर जिससे लोग प्रेरित हो, कोई ऐसा खास कैरेक्टर है कोई? खास खास कैरेक्टर है, character लेकिन है। रिवील नहीं करना चाहते। रिवील हम नहीं करना चाहते, हाँ। पर आप देखिए हम स्पेशल अपीयरेंस हमने एक कैरेक्टर बुलाया है, और मेरे हिसाब से हाँ, पूरे गुजरात की लगभग फर्स्ट ये मूवी रहेगी जिसके अंदर पुलिस वाले ने खुद ने एक्टिंग की है। अच्छा, तो जो रियल पुलिस वाले हैं उन्होंने जी। खुद ने एक्टिंग की है। और किसी छोटे कांस्टेबल या ऐसे पोस्ट पे नहीं, काफी उच्च बहुत बड़ी पदाधिकारी हैं, हाँ, और उन्होंने हमारी मूवी के अंदर रोल किया है। ओके और उनका जब सीन आएगा ना, बहुत यानी बहुत गूज़बम्स आने वाले हैं आप लोगों को। ओके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नाहर भाई बड़े क्यूट है, विलन का रोल कर रहे हैं, तो नाहर भाई आपकी मेरे को सीरियस बताना, आपकी 4-5 गर्लफ्रेंड तो होगी होगी? नहीं भाई, 4-5 गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, मेरे को शौक है गर्लफ्रेंड रखने का, बस ओके। एक ही काफी है मेरे लिए। शौक है आपको गर्लफ्रेंड रखने का? शौक की बात नहीं है, मतलब शौक नहीं है ऐसा? अच्छा, हाँ। ओके कहते हैं ना वो, क्या बोलते हैं उसको, वन वुमेन मैन। ओके। तो मतलब एक के साथ ही मैं पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, और बहुत ही सही, मतलब लकीली है, मैं रिवील नहीं करना चाहता। और कुणाल भाई, आप बीजेपी में हो, रोज नए नए लोगों से मिलते हो, उम्र भी आपके भी कम है, 19 साल, ठीक है, तो आपको ऐसा कोई अप्रोच करता है? भाई को बहुत अप्रोच करती है। आता हो गया, थोड़ा बहुत आता हो गया। हिरेन भाई अप्रोच तो बहुत लड़कियों ने किया आज तक, Okay. बहुत सारी लड़कियों ने अप्रोच किया, पर मैं इस चीज को मैं एक ही सेंटेंस में मैं इसको खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि Okay. ज्यादा मैं नहीं बोल सकता इस विषय में, ओके क्योंकि समाज में मुंह दिखा है। ओके पर कुछ भी नहीं बोल सकता। के राह देखेंगे तेरी, हाँ हाँ, राह देखेंगे तेरी, ओके चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, ओके ये राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। वाह, वाह भाई वाह, जो है अगर वो आना चाहे तो ठीक है, ठीक है, कोई बात Loyal नहीं, नहीं अच्छा है, लेकिन अभी नहीं भाई लॉयल बहुत थी। छोड़ो क्या है। ओके। तो फिल्म बनाते वक्त आपको कोई अच्छा या बुरा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छे मोमेंट्स भी और बुरे मोमेंट्स भी, आप कौन सा सुनना पसंद हम करेंगे? दोनों को सुनना पसंद करेंगे, आप शुरुआत करिए। अच्छा मोमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक फनी मोमेंट हुआ था। एक Okay. दिन शाम का समय था, मैं गया था कुणाल भाई की दुकान पे। ओके वहाँ पे हम लोग बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, तो मेरे को एक मस्ती सूझी, मतलब मैं हूँ, मतलब मस्ती वस्ती करने वाला अभी ओके बहुत। तो क्या हुआ, मैंने इसको बोला कि चल वेद के साथ एक मस्ती करते हैं, हमारा जो डायरेक्टर है वेद, ओके उसके साथ मस्ती करते हैं। तो मेरी एक पुरानी फोटो जिसमें मेरे बाल बहुत छोटे और बियर्ड मतलब ना के बराबर है। ओके। तो आपका मतलब आपका जो कैरेक्टर है फिल्म में, वो आपके बाल लंबे और बियर्ड बियर्ड ज्यादा ऐसा है वो आपका? हाँ, ऐसा ही रोल है, मतलब Okay, okay. कह सकते हैं लंबे बालों की वजह से इस मूवी में, मतलब अच्छा, विलेन का कैरेक्टर अच्छा फिट हाँ, हो रहा है। ओके हाँ। तो फिर इसने बोला कि ये फोटो हम वेद को भेजते हैं, ओके फिर देखते हैं वेद का रिएक्शन क्या आता है। ओके फिर इसने वेद को वो फोटो भेज दी। ओके। उसके बाद क्या हुआ वो कुणाल भाई बताएंगे। कुणाल आप बताइए, उसके बाद क्या हुआ? शाम के टाइम दोनों भाई बैठे, फिर भाई ने जैसे बताया कि भाई वेद को ये फोटो भेज, उसको बोल कि नाहर मैंने बाल कटा लिए। हाँ, ओके वेद भाई बोल गया, तो वेद भाई क्या था, तो वो बोले कि भाई अंदर बैठा हूँ, कैफे में बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ। तो मैं बोला भाई सीन हो गया। बोले क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि नाहर ने बाल कटा लिए। ओके तो बोले कि भाई तू क्या बोल रहे है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, पागल हो गया। मैं अभी के अभी आदिपुर आ रहा हूँ। हाँ, ओके वो अंदर बैठे बोले मैं अभी के अभी आदिपुर आ रहा हूँ। मैं कहा भाई अभी आदिपुर आने का कोई फायदा ही नहीं है, उसने बाल कटा लिए। उसका कॉल आया था नाहर का, और वो बहुत रो रहा था कॉल पे, बोले पापा ने जबरदस्ती बाल कटा लिए, बहुत हो गई तुम्हारी शूटिंग, अभी शूटिंग बंद करो। तो बाल कटा और बहुत हो गया। ओके तो वेद भाई तो बहुत घबरा गए। ओके तो बोले भाई मैं अभी के अभी मैं आ रहा हूँ आदिपुर। ओके मैं कहा, ठीक है भाई आ जा, पर अभी कुछ फायदा है नहीं आने का। तो वो बोले ठीक है मैं आता हूँ। पागल हो गया था वो। आधे रास्ते वेद भाई पहुंचे तभी ये भाई ने हमको वीडियो कॉल किया। तो बोले नाहर भाई
તમે શું કહેશો મારી દિલની ધડકન તમે સાંભળો મારે જીવ હાથમાં આવી ગયો है। हाँ, वो बोले कि जीव ताड़वे पहुंची गया है हमारा। कास्टिंग चेंज करने वाला था, रीशूट करने वाला बोले था। कि मैंने जब उनको कॉल किया ना तो बोले कुणाल भाई यार आम मूवी ना बनती खरेखर जो गुस्सा बोले यार आम मूवी ना बने यार તમને ખબર નથી કેવી રીતના થાય શું થાય તમને ખબર નથી કે મૂવી આવી રીતના ના બનતી હમણાં પેપરમાં દઈ દઉં છું મારા ખાસ મિત્ર સમીરભાઈ મહેશ્વરી તેમનો ન્યૂઝ ચેનલ ચાલે છે કે સમીરભાઈને હું આપી દઉં છું કે હવે છે ને અમને રીકાસ્ટિંગ કરવી છે કે હવે આ મૂવી અત્યારે બંધ કરી છે રીકાસ્ટિંગ કરીને આખી ને આખી કાસ્ટ ચેન્જ કરીશ મને આવી કાસ્ટ જોતી જ નથી बहुत घबराई ये गई शक्ल इतनी क्यूट है ना, बच्चों जैसे गुस्सा करता है मालूम भी नहीं पड़ता है। ओके ओके फिर बहुत मजा आया फिर। अच्छा फिर वीडियो कॉल आपने किया उसके फिर वो बाद चला गया वापस अंदर। अच्छा उनका रिएक्शन क्या रहता? रिएक्शन कह सकते हैं रोने जैसा हो गया था, रिएक्शन शॉक हो गया। ऑलमोस्ट वो रो देता था। हाँ। अच्छा ऑलमोस्ट रो क्योंकि उसकी first film थी। हाँ एक तो फर्स्ट फिल्म और उसका मतलब फिल्म के साथ उसका उनका इमोशन भी जुड़ा हुआ है। ओके ओके और मेन चीज एक क्लाइमैक्स शूट बाकी था। अच्छा ऐसा है। हाँ। क्लाइमेक्स शूट हमारा बाकी था, उसमें थोड़ा समय लग गया था हमें। ओके और कोई दूसरा कोई मोमेंट ऐसा है दूसरा तो ऐसा जो कोई मोमेंट, ऐसा फनी कोई- मोमेंट एक याद है, बाकी तो अभी ओके ओके तो आपकी फिल्म बनाने के पीछे कोई खास मिशन क्या है लोगों को जागृति पहुंचाना। कि जागृति आप जिस प्रकार से आप पहुंचा रहे हैं ठीक है वो तो हम समझ गए लेकिन उसका मेन पाथ क्या है? मेन बात कह सकते हैं ये एक फिल्म इंडस्ट्री है और जैसा आप सब जानते हैं ये डायरेक्टर की भी फर्स्ट फिल्म है और जितने एक्टर्स हैं उनकी भी फर्स्ट फिल्म है, तो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते थे। तो वो तो ठीक है। नाहर भाई आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी है, आप मॉडलिंग में कैसे आए और आपकी जो फोटो से बहुत ही अच्छी है, कोई भी देख के आपको पसंद कर लेगा। अच्छा आप कैसे इस मॉडलिंग में कैसे आप? मॉडलिंग में मतलब मैं पहले महाराष्ट्र में रहता था, पुणे। ओके तो वहाँ पे आपको पता ही है फिल्म इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ चुकी है ऑलरेडी। यस यस तो बचपन में ही मेरे को एक एड का ऑफर आया था, मेरे घर पे मेरा फोटोशूट लेने आए थे। ओके तब आपकी उम्र कितनी थी? तब मैं 3rd या 4th में था। ओके तो मेरे को एक मतलब बहुत ही सारे मतलब प्रोफेशनल लोग, तब मैं तो इतना समझदार नहीं था, तो आए और एरियल और ये डाइट वाइट कपड़े धोने साबुन वगैरह की कैसे ऐड चलती है टीवी पे, वैसे ऐड के लिए मेरे को ऑफर आया था। मेरे फोटो वोटो शूट करके चले गए, ओके लेकिन इशू ऐसा हो गया कि मतलब अर्जेंटली यहाँ पे गुजरात में आना पड़ा। ओके तो वो ड्रीम वहाँ पे मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया मेरे को। उन्होंने बोला कि तू एक्टिंग में तेरे लुक्स अच्छे हैं तो एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है, तो मॉडलिंग में ट्राई कर। तो ये सब की वजह से अभी फिलहाल चालू है एक्टिंग और मॉडलिंग में। ओके और मैं आपको बताना चाहूँ हिरत भाई, हाँ। नाहर भाई एक्टर मॉडल उन सब के साथ साथ बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। ओके गाना गा रहे हो? काफी अच्छा गिटार बजाते हैं, काफी अच्छा गाते हैं। इनका एक अलग से पेज चलता था उसके लिए। ओके अभी थोड़े टाइम से लगभग बंद है, एक साल डेढ़ हो महीने से। हाँ, ओके। एक साल से अभी बंद है, हाँ। बट बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। ओके तो हम जरा हम बाद में हम जरा जरूर सुनना चाहेंगे इनका गिटार। इस शो के बाद सुनते हैं। ओके कुणाल भैया जो हमारे पेरेंट्स है अगर हम ऐसा बोले ना कि हमको एक्टिंग में जाना है या फिर हमको ऐसा कुछ करना है कोई हमको मॉडल, तो हमारे माँ बाप बोलेंगे पढ़ाई पे जान दे। ये वेल्लो काम में वो जान दे। और इनके पेरेंट्स इनको अच्छा इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि भाई तू एक्टिंग कर, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव। हाँ ऐसी जागरूकता होनी चाहिए भाई। क्या बोलते हो? सच में मैं खुद को बहुत लकी फील करता हूँ। ओके तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन हमारे कुणाल भाई आप इतनी छोटी सी उम्र में पॉलिटिक्स में लग गए, आपकी एज कितनी है? मेरी 19 साल। अभी अभी आप 19 साल के हैं? सेम एज। अभी 19 साल के हैं? अब 19 साल का इतनी छोटी और अब बीजेपी में कितने समय से हो? 3 साल हो गए कंप्लीट। ओह हम मतलब जब 16-17 से साल के तब से हो? हाँ मैं हम स्कूल 16 टाइम से ही। स्कूल टाइम 16 साल का था मैं तब से अंजाम तालुका भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं जुड़ गया था। हाँ और लकीली 3 महीने के बाद हाँ। मुझे मेरे लाइफ की पहली पोजीशन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सोशल मीडिया सेल के कन्वीनर के हिसाब से मुझे पहली पोजीशन मिली थी। ओके और अभी लास्ट ईयर लोकसभा इलेक्शन 2024 के समय मैं
अहमदाबाद नरोड़ा विधानसभा और उसके बाद अमरेली विधानसभा, ओके। वहाँ का विधानसभा विस्तारक भी रह चुका। अच्छा। स्कूल टाइम में जैसे हम मस्तियाँ करते थे, ट्यूशन जाते थे, ये भाई पॉलिटिक्स में चला गया था। ओके, तो क्या बोलते हैं कि आप कभी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे भविष्य में कभी? लड़ो इसको भाई। हिरेन भाई, इलेक्शन में मुझे इतना रस नहीं है। ओके। मुझे हमारे माननीय जो एमएलए साहब हैं, हाँ। श्री त्रिकम भाई शांगा जी, हमारे अंजार के एमएलए, ओके। वो अटल जी का सदैव एक उनका लाइन होती थी, वो हमेशा हर एक मीटिंग में लगभग बोलते हैं कि व्यक्ति से बड़ा है दल और दल से बड़ा है देश। ओके। वो हमेशा एक ही लाइन बोलते रहते हैं, और उस लाइन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल मुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल और केवल संगठन में रस ज्यादा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, पद्धति दर पद्धति जितना मिलता जाए, जो मिले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटा काम करने वाला कार्यकर्ता है। होदा केवल एक भाग है उसका, उसके जो सिस्टम है उसका एक भाग है। होदा मिलना केवल उसका भाग है, पर हम सदैव कार्यकर्ता हैं। ओके, तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये जो आप अभी पॉलिटिक्स में है, तो आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? किससे आपको प्रेरणा मिली कि मेरे को ये इसमें जाना है? मेन पाथ क्या था उसका? मैं अटल जी को बहुत मानता हूँ। ओके। और उनकी एक मुझे लाइन काफी अच्छी लगती है कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन है, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत देश में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। और वो जो उस वे में जाते थे, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग और उनका जो मंतव्य था भारत देश के प्रति, उनका जो खुद का जो उनका मंतव्य था ना, वो मुझे काफी अच्छा लगता था, और उन्हीं के पथ पे मैं चलता हूँ। ओके, तो आपके पेरेंट्स ने कुछ बोला नहीं आपको? आप पढ़ाई शुरू है और पढ़ते पढ़ते पॉलिटिक्स में चले गए? नहीं, मुझे हमारे घर से काफी अच्छा सपोर्ट मिला। ओके। मम्मी पापा का आज तक टिल डेट, आज तक मुझे कभी पॉलिटिक्स, जो हमारी जो मीटिंग होती है हमारी, लगभग 15 दिन में एक बार तो होती ही है मिनिमम। ओके। 15 दिन में एक बार मिनिमम तो हमारी मीटिंग होती ही है, और आज तक मुझे घर से कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई मीटिंग में मत जा और अब घर पे नहीं आ। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि माँ बाप बोल दे कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, या फिर कुछ ऐसा काम करके पढ़ाई कर, या कोई कुछ अच्छे से नौकरी कर ले, धंधा कर ले, कुछ जगह कर ले, और आपको वो आप पॉलिटिक्स में चले गए तो नहीं, कुछ तो रिएक्शन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और उसका एक कारण भी है। हमारे ब्लड लाइन में ये आता है। हमारे माननीय परदादा जी, पूजनीय परदादा जी श्री चोहेतराम खेमचंद शर्मा जी, वो जब हम सिंधी ब्राह्मण, तो जब वो पाकिस्तान से जब पार्टीशन के समय जब भारत में आए, तभी गांधीधाम की नींव रखी श्री भाई प्रताप जी ने। भाई प्रताप जी के साथ जो उस समय जो मैप का और वो सब जो काम कर रहे थे ना, वो हमारे दादाजी, परदादा जी थे। तो ये तो हमारे ब्लड लाइन में आते, वो खुद फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उन्होंने भारत देश की बहुत सेवा की। उसके बाद हमारे बड़े दादाजी, वो उनका पॉलिटिक्स में काफी अच्छा उनका रहा था, पर वो तो खैर उस समय वो दूसरी पार्टी का अच्छा समय था, इसीलिए वो उसमें थे। अभी जिस पार्टी का अच्छा है, जो भारत देश के हित में काम करती है, इस वक्त जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, वो उस पार्टी के साथ थे। तो उसके हिसाब से तो ब्लड लाइन में होते हैं, इसलिए अब तक कभी देशभक्ति के लिए मना नहीं। ओके, तो अभी मैंने आपका वीडियो देखा था, चार्ली चैपलिन का आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उसमें आपका रोल क्या रहा था? हिरन भाई, हमारे आदिपुर में चार्ली चैपलिन का जन्मदिन काफी सालों से, अभी इस साल हमने मनाया, वो था 136 बर्थडे ऑफ चार्ली चैपलिन। अशोक भाई आसवानी जी, डॉक्टर अशोक आसवानी जी हमारे आदिपुर में थे। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उनका नाम आता है, द इंडियन चार्ली करके उनका नाम है।
ओके। डॉक्टर अशोक आसवानी जी फ्रॉम आदिपुर गुजरात। हम्म, तो वो उन्होंने शुरू की थी 52 साल पहले, 52 इयर्स पहले उन्होंने संस्था चालू की चार्ली सर्कल फाउंडेशन। ओके। और उसी को खैर वो तो 2 साल पहले माननीय डॉक्टर साहब देव हो गए, बट हमने और जो भी हमारी पूरी टीम है, कार्यकर्ता, हमारे जितने भी मित्र है, अभी के जो चार्ली सर्कल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है तलीब भाई नावानी जी, उन्होंने श्रीमती मोनिका आसवानी जी ने, हरीश भाई परमार जी ने, और हम सब ने एक ही चीज हमने ध्यान में रखी कि इस चीज को हम बंद नहीं करेंगे। ओके। डॉक्टर साहब देव हो गए, वो सदैव हमारे हृदय में है, और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम जब भी चार्ली चैपलिन का जन्मदिन मनाएंगे या उनका जिक्र भी करेंगे तो आसवानी जी सदैव हमारे साथ हैं। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी ऐसा ट्राई करेंगे कि हम भी बिल्कुल इस सारी जगह पे हम चार्ली चैपलिन का बर्थडे मनाएं, तो ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कि आप बहुत सारे एनजीओ से भी आप कनेक्टेड हो, तो उसमें आपका क्या रोल है? आप कैसे कनेक्टेड हो उनसे? मैं इस वक्त 20 से ज्यादा, लगभग ओके। 20 से ज्यादा एनजीओस के साथ में जुड़ा हूँ। हाँ। उसमें सबसे मुख्य अखिल भारतीय नवयुग संस्था, सनातन श्री राम संगठन और सिंधी सदाबहार चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके। ये 3 मुख्य संस्थाओं के साथ में इस वक्त जुड़ा हुआ हूँ। ओके। अखिल भारतीय नवयुग संस्था खास करके गौ रक्षा के लिए काम करती है, गायों की सेवा। गायों की सेवा, और नाहर भाई भी हमारे उसी में जुड़े हुए हैं। ओके। उनके जो माननीय प्रेसिडेंट है श्री राजभा गढ़वी जी, प्रवीण बा गढ़वी जी उर्फे राजभा। प्रवीण बा गढ़वी जी ने यह संस्था शुरू की 22 साल पहले, और तभी से गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा के साथ साथ लव जिहाद जैसे बड़े और गंभीर मुद्दों पे राजभा गढ़वी जी काम करते हैं। हाल ही में अभी थोड़ा समय पहले एक केस आया था जहाँ पे गौ मांस मिला, फिर कत्ल खाने ऐसे चलते हैं, और ऐसे अति कत्ल खाने हमने बंद करवाए हैं, और गौ मांस काफी जगहों से उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने, हमने सबने मिलकर पकड़ा है। उसी के साथ 645 प्लस लड़कियों को, माताओं बहनों को लव जिहाद के चंगुल में से छुड़ा के वापस उनके घर पे लाए हैं। चाहे बांग्लादेश की बॉर्डर तक हम लोग गए हैं, राजस्थान की बॉर्डर हो, तमिलनाडु साइड हो, हर जगह से, ऑलमोस्ट हर जगह से 645 प्लस लड़कियों को हम वापस उनके घर पे पहुंचा है सुख के साथ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना सारा रिस्क लेके काम कर रहे हो, और इसमें इस काम में रिस्क भी होता है कई जगह। इसकी खास चीज भी है हमारे जो, जैसा इन्होंने बताया राजभा गढ़वी जी, इस चीज की खबर कहीं भी उन्होंने फैलाई नहीं, कभी न्यूज़पेपर में, किसी एक भी न्यूज़पेपर में कभी नहीं। ओके। कभी भी नहीं। क्यों? उसका कोई कारण? उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे समाज की मेंटालिटी ऐसी है। लड़की और उनके परिवार की बात बहुत दूर हो गई, पर हमारे समाज की मेंटालिटी ऐसी है कि लड़की का अगर नाम ऐसे किसी खराब किस्से में आ गया तो लड़की की जिंदगी बिगड़ जाती है। फिर उनको हाथ टूटे हुए, पैर टूटे हुए ऐसे लड़के, अरे पर लड़की बेचारी सक्षम है, उसका बेचारी का ब्रेन वॉश किया गया, हम उनको लेके आए, वो दूसरी चीज हो गई, पर उसका बेचारी का, लड़की का ब्रेन वॉश किया गया, उसको लेके गया गया। बेचारी लड़की की तो गलती नहीं थी उसमें, तो फिर उसके बाद लड़की का जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए राजभा गढ़वी जी ने ये मन में विचार किया कि मैं कभी ये चीज किसी भी न्यूज़पेपर में, टीवी मीडिया में, कहीं पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है। पहली बार खुलासा कर रहा है शायद। और मैं जब भी आऊंगा आपके कच्छ में तो मैं जरूर मैं राजभा को मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही सुना है उनके बारे में, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ये काम सचमुच सम्माननीय है। और आपने बताया कि सिंधी सदाबहार चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके बारे में बताइए। हिरेन भाई, सिंधी सदाबहार चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे यहाँ पे आदिपुर के अंदर, आदिपुर गांधीधाम के अंदर लगभग 25 से ज्यादा सालों से काम कर रही है। ओके। उसके प्रेरणा स्रोत
श्री रोशन भाई गोपलानी जी, ओके। प्रमुख श्री एसवी गोपलानी जी, वो काफी हद तक अच्छा काम करते आए हैं और हमेशा सिंधी समाज के लिए वो काफी काम करते हैं। और सबसे मुख्य चीज, एनसीपीएसएल दिल्ली द्वारा हर साल सिंधी की एग्जाम ली जाती है, डिप्लोमा एग्जाम सिंधी की एग्जाम ली जाती है, जो कि कोई और संस्था नहीं करती। आदिपुर के अंदर केवल सिंधी सदाबहार चैरिटेबल ट्रस्ट करती है। और इस एग्जाम में क्या होता है और कैसे एग्जाम लेते हो? वो एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एग्जाम है, उसका सर्टिफिकेट आता है, उसके अंदर आप सिंधी लैंग्वेज को आप सीखें, सिंधी कल्चर को आप सीखें, उसकी बुक दी जाती है बच्चों को। हर एक बैच में 15-15 बच्चे होते हैं, ऐसे मेरे हिसाब से 25 से 30 बैच ऐसे चलते हैं। उसके 3 एग्जाम होते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। ओके। उसके 3 साल का उसका कोर्स होता है। और लगभग हमारे आदिपुर गांधीधाम में अभी कोई ऐसा सिंधी नहीं है कि जो ये कोर्स अब नहीं कर चुका है। उन्होंने इतने हद तक सिंधी समाज को आगे बढ़ावा दिया है। मैं भी एक सिंधी हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कभी हमारी जो लैंग्वेज है सिंधी लैंग्वेज, वो अभी तक मुझे भी ठीक से पढ़ना नहीं आता है। तो आपको पढ़ना आता है? वो कैसे पढ़ जाती है? अरबी सिंधी नहीं आती, उसका हिरन में मंतव्य ही वही है हाँ। कि अरबी सिंधी बहुत हार्ड है। ओके। बहुत हार्ड है, उसको ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है, भारत के बाहर अरेबिक कंट्रीज में पहुंचाया जा सकता होगा, पर भारत के अंदर जो मेन जो लिपि है देवनागरी चलती है। तो इसीलिए एनसीपीएसएल ने वो एग्जाम देवनागरी सिंधी के रूप में निकाला कि ताकि सब बच्चे पढ़ सके और हर एक सिंधी, खास करके सिंधी को उसकी भाषा आए, उसके कल्चर के बारे में मालूम चले, इसीलिए देवनागरी सिंधी में एग्जाम दिया गया। तो जो भी हमारी सिंधी कम्युनिटी की जो भी मेंटालिटी है, जो भी वो धंधा करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत सारा सीक्रेट है, लेकिन वो भी सबको सीखना चाहिए कि नौकरी तो ठीक है, हमको पढ़ाई से ज्ञान लेना चाहिए और धंधा करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो नाहर भाई, आपको जब विलन को ऑफर किया गया तो आपको ऐसा लगा कि मैं हीरो जैसा लगता हूँ और विलन को ऑफर किया गया मेरे को कि कुछ अच्छा कैरेक्टर मिल जाता? एक्चुअली पॉइंट है इस बात पे। ओके। कि हमारे जो स्पेशल अपीयरेंस है, हाँ। उनका जब शूट चल रहा था, हाँ। तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि ये हीरो का रोल विलन को, मतलब ये हीरो को विलन का रोल कैसे मिला। ओके। और बाहर भी मेरे को, मतलब मैं बताता हूँ कि मेरे को विलन का रोल, तो वही कहते हैं कि भाई तेरी शक्ल तो हीरो जैसी, हीरो जैसी लगे, पर क्यों धंधा लग रहा है यार मेरे को, यार इनको विलन का क्यों रोल दिया? सीन जो, मतलब फाइट सीन था जो लड़का और लड़की का, मेरा और जो एक्ट्रेस है, सारी जो गर्ल्स है उनके साथ, तो एक तो क्या बोलूं मैं, मतलब उनको तैयार होने में इतना टाइम लगता है कि दिन से रात हो गई, रात को शूट लेना पड़ा। ओके। तो रात को शूट लिया, तो हमको मेन पब्लिक एरिया है आदिपुर में, एक विनय सिनेमा के पास, ओके। बहुत पब्लिक है वहाँ। तो डायरेक्टर ने बोला ये जगह बेस्ट है, मेरे को यही जगह पे शूट करना है। मैं तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मतलब इतने लोगों के सामने मेरी फर्स्ट मूवी है, तो मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था कि इतने लोगों के सामने मार खाऊंगा, कैसा लगूंगा। अच्छा। फिर मेरे को थोड़ा ऐसे मोटिवेशन लिया मैंने खुद से कि नहीं, एक्टिंग तेरे को आगे जाना है तो तेरे को करना ही पड़ेगा। ओके। तो मैं उसको बोला चल ठीक है कर लेते हैं, लेकिन सीन में ऐसा है कि मेरे को उठाने लोग आ रहे हैं, वो लोग कहाँ से रहेंगे, अभी अंधेरा हो गया था, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन शूट हमने किया उस दिन मैंने कितनी 4 या 5 थप्पड़ खाई थी, आराम से 5 जोर की थप्पड़ खाई थी मैंने उस दिन। अच्छा। 5 बार थप्पड़ खाए, 5 बार गिरा, ओके। तब जाके एक टेक आया। ओके। फिर घर जाके मैंने और वेद ने मतलब चेक किया कैसा है टेक, मजा नहीं आया। ओके। फिर वही शूट थोड़े दिन बाद वापस लिया। ओके। तो जैसा कि इन्होंने राजबाग का जिक्र किया, राजबाग की टीम भी इस मूवी में है। ओके। तो वो जो मैंने आपको बोला कि लोग उठाने मेरे को आएंगे, वो राजबाग की टीम के थे सारे। ओके। तो वहां भी मैंने कम से कम 3 या 4 बार थप्पड़े खाई है, 3 या 4 बार गिरा हूँ। फिर वैसे टेक करके एक फाइनल टेक आ गया, फिर उसको ही डन किया। तो आपके हिसाब से जो विलन का रोल है, उस समझ लो कि एक्टिंग है, वो कितनी इजी है या हार्ड है? इजी तो कुछ भी नहीं है, मतलब ओके। आप कोई भी फील्ड में जाओ, कुछ भी काम करो, इजी कुछ भी नहीं है।
हाँ। और खास करके विलन का रोल जो आपको कैरेक्टर में घुस जाना पड़ता है। मेरे को 2-3 दिन लगे थे इस कैरेक्टर में घुसने के लिए, सीरियस रहना, तुम्हारी आंखें एकदम चढ़ा लेना। हाँ। 2 दिन लगे थे मेरे को उस कैरेक्टर में घुसने के लिए। तब सही बात है, जाके हीरो का रोल तो कोई भी कर सकता है। हीरो का रोल भी कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, मुश्किल तो सभी चीज है। ओके ओके। बट विलन का रोल बहुत ही मतलब बहुत hard टफ है। अच्छा बहुत ओके। hard है। और उसको आपको सीरियस रहना, प्लस अपनी इमेज को गुंडा बनाना, बात करना कैसे, बात किस तरीके कैसे से बात करना। कर रहे हो तुम। हाँ, किसी को मारना, मार खाना, और इस मतलब मूवी में मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है। ओके। तो जब मेरे को लड़कियां मार रही है, हाँ। मैं ऐसे गुस्से में खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मैं हंस के खड़ा हो रहा हूँ। आप ओके मूवी में देखो तब आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ओके हंस के क्यों खड़ा हो रहा हूँ, पावर है पीछे, ओके। देख लेंगे बाद में। बाद में देख लेंगे, मेरे को चिंता नहीं है। हाँ। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है मूवी। आपने क्या बड़ा सीखा इस मूवी के दौरान? मूवी में इतना सीखा, मतलब लोगों के रिलेशन, लोगों के साथ रिलेशन कैसे बनाना, किस पे ट्रस्ट करना, किस पे नहीं करना। इस जो भी मतलब शूट जितने दिन का जो भी था, 2-3 महीना जो भी था, एक ही चीज सीखी है मैंने, मतलब हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। कोई कभी भी डस सकता है आपको। ऐसा आपकी बात एक तरीके से देखने जाए तो सही भी है। कभी ट्रस्ट मत करना किसी पे। मतलब जानने के बाद आप ट्रस्ट कर सकते हो। पहले जब मतलब स्टार्टिंग के डेज हम लोग जब शूट करते थे तो मतलब लगता था कि नहीं सारे लोग अच्छे हैं। धीरे धीरे आपको भी पता होगा, लोगों के साथ जितना ज्यादा टाइम रहते हो उतनी ज्यादा उनकी असलियत पता चलती है। राइट राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो हर किसी का है वो किसी का नहीं है। सही बात है। ये मैं सीखा है। तो कुणाल भाई, जैसे कि हम कभी शूटिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो भगवान की आरती उतारते हैं, उनको पूछते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उसके बाद हम अपना कार्य जो भी हम शुरू करते हैं। तो आपने ऐसा कुछ शूटिंग में आपने कुछ किया था? बिल्कुल। और कौन से भगवान आप ज्यादा मानते हैं? मुहूर्त शॉट। हमने मुहूर्त शॉट हमने लिया। कौन सा लोग? मुहूर्त शॉट। ओके। मूवी के स्टार्टिंग में, हर एक मूवी के स्टार्टिंग में मुहूर्त शॉट लिया जाता है। पूजा होती है। पूजा होती है, सब जो चीजें हैं, क्लेपर बोर्ड, ट्राइपॉड, कैमरा, सबकी पूजा की जाती है। वो तिलक लगाते हैं। हाँ, यस। वो मुहूर्त शॉट का मुझे वेद भाई का कॉल है, बोले कुणाल भाई मुहूर्त शॉट लेवा मुझे क्या ले सो। तो जैसा आपने बोला कि आप किस भगवान को सबसे ज्यादा मानते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवित देव जिसको बोलते हैं ना, जीवित देव, तो कलयुग के समय में अगर कोई जीवित देव है तो केवल और केवल हनुमान जी है। हाँ। और हमारे यहाँ पे आदिपुर के अंदर श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर ओके। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ। उस मंदिर के अंदर काफी सारी कथाएं हम लोग ने करवाई। पूज्य गिरी बापू जी की कथा हुई, परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं, वो बागेश्वर धाम सरकार, वो स्वयं उस मंदिर में पधार चुके हैं। ओके। पूज्य पुरी शंकराचार्य जी महाराज, वो भी स्वयं उस मंदिर में पधार चुके हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। वो उस मंदिर के अंदर हमने मुहूर्त शॉट किया। वहां के पूज्य महंत श्री हैं श्रीमान ब्रह्मचारी प्रकाशानंद जी महाराज बाबू, पूज्य बापू जी के हाथों उनके आशीर्वाद लिए और हमने मुहूर्त शॉट किया। वाह। हाँ, हनुमान जी चिरंजीवी भी है और जो भी लोग मानते हैं उनको बहुत ही अच्छा पर्चा मिल चुका है। ठीक है। और जो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप जो हनुमान जी की आप पूजा आरती करते हो, तो आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी? हाँ, हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ते हो वहाँ पे या हाँ, कभी कभी? रेगुलर हनुमान चालीसा रेगुलर। और आपको क्या रिजल्ट मिला हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद? आपको कैसी आपकी एनर्जी आपको फील होता है? हनुमान जी है यत्र तत्र सर्वत्र। और हनुमान जी केवल नाम लो ना, नाम तो ऐसे अंदर से एक एनर्जी फील होती है। ओके। कि कलयुग के अंदर कोई एनर्जी अगर जीवित चल रही है तो केवल और केवल हनुमान जी। हनुमान जी की तो कितनी बड़ी एनर्जी मैं आपको बताऊं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दज्ज्वल कृशानम ज्ञानी ज्ञान अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।
श्री हनुमान जी महाराज धरती के ऊपर ऐसे देव है कि इतनी सारी उनमें शक्तियां, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, इतनी सारी शक्तियां जो अतुलित बल के धाम है, इतने सारे उनके अंदर शक्तियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि उनके पास खुद के पास थी, नव निधि माता सीता जी ने उनको दी। हाँ। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, और इतनी सारी उनके अंदर शक्तियां हैं ऑलरेडी, फिर भी वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, जो अपने आप को सदैव छोटा मानने में, जो अपने आप को बिलीव करता है कि नहीं मेरे से बड़ा कौन, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मेरे से सब मेरे से बड़े हैं, मेरे सब मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटा मैं कोई- सबसे छोटा हूँ। ओके। हाँ, तो वो एक अच्छा कैरेक्टर रिलीज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सही बात है। और हमने ये भी सुना है कि हनुमान जी है वो चिरंजीवी है, और जब कलयुग खत्म होगा, उनके जो भी उनके साल है 4,32,000, तो जब खत्म होगा, जब और जो कली को मारने के लिए कल के अवतार आएगा, तब हनुमान जी और 7 चिरंजीवी टोटल विष्णु जी का साथ देंगे और कली का वध करेंगे, और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। बिल्कुल। तो हमारी और हमारी टीम की सबकी दुआ है आपको कि आपकी जो फिल्म है 960 वो सक्सेसफुल हो, और जो भी कुणाल सर अब जो भी काम कर रहा है विजय बीमा, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाए और समाज सेवा करते रहे। तो सबसे पहले थैंक यू आपको।